नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव दैनिक जागरण से। द फैमिली मैन सीजन 3 का बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था, वो इंतजार खत्म होने को है। जल्दी सीरीज रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे द फैमिली मैन मतलब द श्रीकांत तिवारी मनोज जी से, और शुचि का रोल निभा रही प्रिया मणि। और इस बार एक नई एंट्री भी हुई है शो में निमृत की, और उनके साथ शाहरुख को तो सब जानते ही हैं, जिनकी जुगलबंदी श्रीकांत तिवारी साथ बहुत रहती है। और इस शो के डायरेक्टर ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। डीके, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो इस बार तो कहानी आप लोग नॉर्थ ईस्ट ले जा रहे हैं, नया मिशन नॉर्थ ईस्ट जा रहा है। तो डीके, आपसे शुरू करते हैं। क्या चीज़ें थी नॉर्थ ईस्ट जाने को लेके, क्या रिसर्च थी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू भी है जो देश से जुड़ा हुआ भी है। नो ऑफ कोर्स, आई मीन हम फैमिली मैन ऐसी एक शो है जो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती है एंड ऑथेंटिसिटी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस शो में। जैसे सीज़न 1 में जो भी हमने स्टोरी कश्मीर में सेट किया है, कश्मीर और बाद में दिल्ली में बहुत सारे रिसर्च किया। सीज़न 2 में तमिल रेबल्स के बारे में, सेटिंग इट इन तमिलनाडु, वहाँ पे भी बहुत सारे रिसर्च किया। वो थोड़ा फिर भी हमको थोड़ा इजी लगा, क्योंकि हम भी साउथ से है, हम भी तमिलियन से थोड़ा, तो थोड़ा फेमिलियर टेरिटरी है। इस बार हमने सीज़न 2 एंड में ही हमने एक टीज़र दिए थे कि सीज़न 3 नॉर्थ ईस्ट जाने वाला है करके। तो बट ये थोड़ा नया एरिया है हम सबको, बट वी वर वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट कि हम मतलब एक्सपर्ट्स नहीं है, एक्सपर्ट से बहुत दूर है इसमें। तो we did a lot of research, we learned what we could learn about it. We had consultants from the region on the show to help us understand, and then अपना writing team भी वहाँ जाके थोड़े दिन नागालैंड में जाके they spent time there, interacted with the locals, ताकि उनका thought process या उनका sentiment क्या होता है when it comes to politics, वो सब थोड़ा हमने गैदर करके फिर स्टोरी कंप्लीट किया है। तो जो भी है, बीइंग बैलेंस्ड एंड बीइंग ऑथेंटिक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली ये शो में तो दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। एंड होपफुली हमने एक बैलेंस्ड रियलिस्टिक व्यू दिखाया है सारे कैरेक्टर्स का। बिल्कुल। तो आप लोग के लिए नॉर्थ ईस्ट कैसा था, क्योंकि मोस्टली जब कोई कन्फ्लिक्ट होता है तब न्यूज़ आती है, और यहाँ तो शो में बहुत इन डेप्थ जा रहे हैं। तो आप सब के लिए कितनी नई जानकारियाँ थी इस बार, शो से कितना नई जानकारियाँ मिली? देखिए, अब मैं चूँकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, मतलब दैट्स समथिंग आई कीप रीडिंग अबाउट एवरी स्टेट, अबाउट एवरी कॉन्फ्लिक्ट, आई ट्राई टू गेट इट, मतलब काफ़ी तह में जाने की कोशिश करता हूँ मैं। वो मेरा एक शौक़ है बहुत सालों से। तो वो सब तो पता था आपको, बट मैं चाहता था उनके कल्चर को बहुत करीब से देखना, और मुझे कभी यह मौका नहीं मिला था। मैं हमेशा एक प्लान बनाता था, लेकिन वो रह जाता था। तो इस बार जब कोहिमा की बात हुई तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि एक ऐसा लैंड जो आपस में बात करते हुए हम हमेशा ये हमारे विश लिस्ट में था कि हम नागालैंड जाना चाहेंगे। एंड उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसके जितने भी इंसर्जेंसी हुई है, वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ, बहुत ज़्यादा उसको समझने की कोशिश की हुई है। देन कोहिमा से लगा हुआ कौन सी कंट्री है, कोहिमा के एकदम पास में कौन सा स्टेट है, हाउ मेनी स्टेट्स यू कैन क्रॉस एंड देन रीच कोहिमा। तो ये सब चीज़ें मैं करके गया था। लेकिन जब आप वहाँ पे उतरते हो, जब वहाँ के लोगों से आप बात करते हो, जो उनके कल्चर को, उनका अपना क्या सोचना है, जो वहाँ पे चीज़ें होती रही हैं, बट ये मुझे पहली बार पता चला कि कोहिमा राइट नाउ इज़ अ वेरी पीसफुल स्टेट। बहुत ज़्यादा पीसफुल हो चुका है। वहाँ पे सड़कें काफ़ी अच्छी हो रही हैं, अभी भी बन रही हैं। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हो रहा है, और वहाँ का पहनावा, वहाँ पे कितने ट्राइब्स हैं, इस पे रिसर्च करना। मैं एक बार म्यूज़ियम गया जस्ट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर कल्चर, अबाउट देयर ट्राइब्स, और हर ट्राइब्स का अलग लैंग्वेज है, आपको पता है जी। तो वहाँ पे कम से कम नहीं भी तो 42 से 45 लैंग्वेजेस हैं। अच्छा। बट उन सबको पूरे नागालैंड को जोड़ने के लिए एक लैंग्वेज बनाया गया, नागमीज। तो एक लैंग्वेज बना जिसमें कि असमीज भी आता है उसमें। सो यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ असमीज इन। So it's a very peculiar state, very very unique state, और वहाँ का जो वहाँ पे हम लोग गए, उनके
एक म्यूजियम नहीं, एक और जगह थी जहाँ पे वाइन भी मिलते हैं, वहाँ के लोकल वाइन, उनके बियर, उनके जो हैंडीक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें. सो इट्स अ स्टेट विच इज़ वेटिंग टू जस्ट ओपन अप. और ये खास करके फैमिली मैन, और फिर इसके पहले पाताल लोक बना, या दिल्ली क्राइम भी मैंने सुना है कि वो भी है. लेकिन जिस तरीके से फिल्म की शुरुआती होती है, ये सॉरी फिल्म की कह रहा हूँ, वेब सीरीज़ की शुरुआती होती है नागालैंड से, और जिस तरह से शूट किया है इन लोगों ने, इट इज़ श्योरली गोइंग टू गेट लॉट ऑफ टूरिस्ट, बिकॉज फिल्में कमाल का टूरिज्म का काम करती हैं. बिल्कुल. और हमने देखा है पास्ट में कि कितने सारे सुपरहिट फिल्मों ने कई सारे कंट्रीज में टूरिज्म को बढ़ाया. तो आई जस्ट होप एंड प्रे दैट फैमिली मैन डज दैट to northeast, to Kohima, Nagaland, Kohima, all other areas. बहुत सुंदर जगह है वहाँ पे. बहुत डिसिप्लिन, उनकी अपनी डिसिप्लिन है, उनकी हाइजीन का सेंस, उनकी क्लीनलीनेस, और वो सोशल नॉर्म है वहाँ का. हर आदमी वहाँ पे ऐसे ही कागज नहीं फेंकता है, हर आदमी ऐसी जगह कहीं थूकता नहीं है. उनके सोसाइटी में एक नॉर्म है. और वन ऑफ द सेफेस्ट स्टेट, एक्चुअली द मोस्ट सेफेस्ट स्टेट इज नागालैंड. ये बहुत कम लोग जानते हैं. मैंने भी जाना वहाँ पहुँच करके. वहाँ एक हेरिटेज विलेज है खोनोमा, जहाँ पर दुकानें होती हैं, जहाँ पे सामान रखे हुए हैं जो आपको खरीदने हैं, उनके प्राइजेस लिखे हैं, और वहाँ पे वो गुल्लक रखी है, तो आप अपनी सामान लीजिए और पैसे रखिए और चले जाइए. कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं. इतनी ऑनेस्टी, इतनी ईमानदारी से लोग उसको करते हैं, तो ये और किसी जगह मैंने देखा नहीं है. वाह. तो निमृत, आपका भी कुछ एक्सप्लोर हुआ नॉर्थ ईस्ट? जी, मैं एक्चुअली अरुणाचल में 3 साल रही हूँ. मेरे फादर आर्मी में थे जी. तो मैं बचपन से नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छे से देखती आई हूँ. मैं मेघालय गई थी, वहाँ पे मैंने हफ्ता 10 दिन ट्रैकिंग और एक्सप्लोरिंग किया था उधर काफ़ी डीपली. असम आना जाना रहा है, और मेरा कुछ पार्ट जो था वो काजीरंगा में शूट हुआ था. और मैं वैसे भी रीजन्स में बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ काफ़ी, अदरवाइज फॉर वर्क या पर्सनली. ये जो सर ने जो भी चीज़ें कही, ये मैंने मेघालय में भी एक्सपीरियंस करी थी. जो एक सेंस ऑफ ओनरशिप है ना, कि कोई चीज़ गंदगी ना हो कहीं पर. वहाँ पे मेट्रिलिनियल सोसाइटी है. The girls, they inherit the property of the family. Right. They run the shops. वहाँ पे लड़कियाँ जो हैं वो वाइन शॉप्स पे आपको मिलेंगी, वो आपको हर जगह मिलेंगी जहाँ पे आमूमन आपको आदमी मिलेंगे. तो that was very surprising for me, and it's different from a matriarchal society. So that, it's so educating. Like मैं एक ट्रैक के लिए गई थी एक गांव में, वहाँ पे नीचे बहुत ही दूर कहीं था, बीच जंगल में एक फुटबॉल फील्ड बच्चों के लिए. बच्चे आर्चरी सीखते हैं वहाँ पर. देयर आर स्किल्स दे आर टॉट, कि आप जो एक प्रिमिटिव एक चीज़ें होती हैं ना, जो हम लोग शहरों में रह के भूल जाते हैं कहीं पर, वो चीज़ें उन बच्चों की इतनी डीपली एनग्रेन्ड हैं कि आपको लकड़ी की कार्विंग करके कैसे कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है. तो आई फील लाइक देयर इज एन इनोसेंस एंड अ मॉडर्निज्म, बोथ. दे आर सो अवेयर, वेदर इट्स उनका म्यूजिक कल्चर. अब शिलोंग जैसे आप जानते ही हैं, इट्स, आई फील कल्चरली इंडिया इज एक्चुअली मेनी कंट्रीज. वी कुड बी लाइक अ यूरोप. आप जहाँ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट इटसेल्फ, हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं बट कहने में इतने सारे कल्चर्स वहाँ पे बसते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है. एटलीस्ट नागालैंड मेरा जाने का मतलब इतना सौभाग्य नहीं रहा, बट कभी जाना चाहूँगी ज़रूर. वहाँ पे एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, जहाँ पे पूरे दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से. वहाँ पर होम स्टे का जो है ना, एक एक कमरा तक बुक रहता है. वहाँ बताते हैं. तो there is so much, and that sadly that area is completely unknown to most of us. सर शायद अच्छा भी है क्योंकि उसकी खूबसूरती बरकरार है. नहीं तो मनाली हो जाएगा. हाँ, लेकिन अब सिनेमा ने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया है धीरे धीरे. कुछ सीरीज उस पर लेके आ रहे हैं. प्रिया, आपका भी एक्सपीरियंस कैसा रहा है नॉर्थ ईस्ट का? कुछ अनफॉर्चुनेटली मेरा शूट ज्यादा दिन नहीं था. ये आते थे, बाय बोलते थे, चले जाते थे. इनको पता है कि वहाँ की सड़कें कैसी हैं, इनको ये पता है. एयरपोर्ट से लेके कोहिमा तक सड़क में जितना शूट करने कर लो. तो मेरा बहुत कम दिन था शूट नॉर्थ ईस्ट में, तो मुझे ज्यादा देखने को नहीं मिला.
but I would like to definitely go and see it because it's really beautiful. जो भी मैंने देखी like For sir that ने she बोला has to be था free. ये मोहतरमा जो हैं ये कोच्चि से ट्रैवल करती हैं कहाँ काजीरंगा नहीं और सर कोहिमा के लिए कोहिमा कोची से हाँ, कोहिमा कोच्चि से कोच्चि कोहिमा Kochi to Kohima is probably the maximum distance you can imagine in India. yeah. वहां से आती हैं तो- गुवाहाटी में लैंड करती हैं गुवाहाटी से बाय रोड By टैक्सी road. लेती हैं Yeah. और वो भी नाइट ड्राइव करती हैं Yeah. वाओ ऐसी आई कितना टाइम लग जाता है नहीं बिकॉज मेरा क्या था मैं एक मलयालम फिल्म ऑफिसर ऑन ड्यूटी में शूट कर रही थी वहाँ पे तो उनका लास्ट दिन था तो वहाँ पे शूट करके आई थिंक वी पैक्ड अप एट 4 in the morning तो वापस गई होटल नहा के डायरेक्ट एयरपोर्ट गई आई थिंक कोच्चि टू बॉम्बे फ्लाइट मुंबई फ्लाइट था देन मुंबई टू गुवाहाटी वाओ तो जो भी नींद मिली मुझे ओनली ड्यूरिंग फ्लाइट में एंड देन वंस वी लैंडेड इन गुवाहाटी वहाँ से इट वाज सपोज टू बी 2 hour 3 hour ड्राइव और समथिंग बट लैंडस्लाइड की वजह से रोड क्लोज हो गए तो हमें लंबा रूट लेना पड़ा तो आई रीच्ड कोहिमा एट 1:30 or 2 in the morning 2 घंटे सोई मैं एक्चुअली अच्छी तरह से सो रही थी बट पूरा कॉल्स आने लगा मतलब यूनिट से आने लगा स्टाफ से आने लगा कि मैडम रेडी 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 सो फटाफट मैं 5 बजे उठ के आई हैड अ शावर आई वेंट टू शूट वहाँ पे 4 बजे मतलब सनराइज सनराइज Sunrise. एक्चुअली तो वेट कर रहे थे तो Yeah. मुझे फटाफट मुझे रेडी होना पड़ा तो गॉट रेडी स्टार्टेड शूट एंड देन वी पैक्ड अप बाय एंड उस दिन मेरा 9 साढ़े 9 बजे तक शूट था नाइट तो पैकअप करके आई जस्ट वेंट एंड आई क्रैश्ड एंड नेक्स्ट डे सुबह वापस आई हैड टू फ्लाई बैक एंड शूट Next day, Subha. I flew back to I thought that night only you traveled back to. given an opportunity I would have but I had to fly back तो इसीलिए मैं ज्यादा I didn't see ये the हमेशा beauty. ये कभी घर जाती नहीं एक शूट से दूसरे शूट जाती है मेरा तो बिजी रहना भी माशाल्लाह, अच्छा है नहीं है। मतलब लेकिन नजर ना घर और काम के बीच बैलेंस मोस्टली सवाल एक्ट्रेसेस से पूछा जाता है लेकिन मनोज जी आपसे शारिब आपसे और डीके आपसे पूछेंगे आपके लिए कितना मुश्किल होता है क्योंकि फीमेल तो कहा जाता है सुपर वुमन होती है सब मैनेज कर लेती है आप लोगों के लिए और दूसरी चीज़ एक सवाल और है एम्बिशन और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस करना कब समझ में ज़्यादा आया अभी जो आपने पहली बात बोली ना जी इतना बिजी अगर आदमी हो जाए तो मतलब अच्छे मतलब कोड़े पड़ेंगे औरतों को माफी है तो चाहे जितनी बिजी रहे जी नहीं काम और लाइफ में बैलेंस यार काम के बाद जो है प्रायोरिटी आपकी वही होनी चाहिए यू गो होम एंड जस्ट बी देयर यू नो बी प्रेजेंट वो बहुत ज़रूरी होता है जस्ट टू बी प्रेजेंट उसमें कभी कभी लैग करता हूँ मैं ऐसा नहीं है नॉट एवरी टाइम यू सक्सीड मेनी टाइम्स यू फेल लेकिन उसका तरीका निकाल लिया मैंने क्या जस्ट ट्राई टू कुक समथिंग तो उससे क्या होता है कि भले ही आप कुछ और सोच रहे हो कैरेक्टर के बारे में सोच रहे हो लेकिन फैमिली ये सोचती है देखो यार आया खाना बना रहे हैं स्मार्ट स्मार्ट अरे वाह वेरी स्मार्ट बिल्कुल सही है तो Yeah. उस समय कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे दे आर कमिंग दे आर टॉकिंग टू यू चैटिंग बिकॉज वो सोच रहे कि अरे यार कमाल है बाप आया हस्बैंड आया खाना बना रहे हैं हम लोगों के लिए उनको पता ही नहीं कि मैं जो है अगले के लिए सोच रहा हूँ या ठीक है I mean, फैमिली मैन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वो भी है राइट आई मीन द शो ऑफ कोर्स इज अबाउट एन एजेंट अबाउट नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑल दैट बट शो का टाइटल है द फैमिली मैन सो वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट इज द वर्क लाइफ बैलेंस मतलब you can be an agent, you can be risking your life and saving the country, but दूसरी तरफ फैमिली भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है वरना your wife will feel left out, your wife will not feel a part of your life, or your kids will grow up before you realize अब retirement के बाद आके you won't get to see the childhood of your kids. So work life balance important होता है and that is one of the concepts. जितना भी important job हो जॉब कभी कभी टाइम पे जॉब इम्पोर्टेंट हो ही जाता है बट द रेस्ट ऑफ द टाइम यू शुड गिव इट योर फैमिली बी इट एज अ फिल्म डायरेक्टर आई मीन वी ऑल वर्क वेरी हार्ड बट व्हेन वी आर नॉट वर्किंग द फैमिली टाइम बिकम्स इम्पोर्टेंट एंड वो बैलेंस होना ही चाहिए शारिब आपका भी बैक टू बैक इतना काम आ रहा है
मैं मतलब क्या कहते हैं उसको, बैलेंस चीजें हो जाती हैं अगर आप इच्छा अगर होती है अगर आपका तो intention सही है। हाँ, क्योंकि मनोज की तरह कोई टेक्निक आपकी भी है? नहीं पता है ना, डांस शुरू कर देना। मेरी तो बेटी मतलब मुझे छोड़ती नहीं, जब मैं घर पर होता हूँ तो स्कूल मुझे ही छोड़ने जाना है, पिकअप भी मुझे ही करना है, ट्यूशन भी मुझे ही लेकर जाना है, बीच में उसके साथ खेलना भी है, तो वो एक सेकंड के लिए मुझे सांस नहीं लेने देती है, तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारा असल में शेड्यूल हम ज़्यादातर प्लान कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कभी अगर शूट चल रहा है महीना भर 2 महीना हम बाहर हैं, तो जब घर पर होते हैं तो फिर हफ्ता 10 दिन भी 15 दिन भी होते हैं, कभी कभी महीना भर भी होते हैं, तो वो तो मतलब आई मेक द मोस्ट ऑफ इट विद द फैमिली, और जितने दोस्तों के साथ मिलना है, परिवार के साथ में वक्त बिताना है, कहीं जाना है घूमने के लिए, तो वो सब तो बैलेंस हो जाता है। मैं परिवार को काफ़ी टाइम देता हूँ ऐसा नहीं है। तो निम्रता, इसमें एक डायलॉग है, मैं इस सर्कस को चला रही हूँ, कैसा एक्सपीरियंस था इस बार ये? डायलॉग तो इन लोगों की देन है वो बिल्कुल। एक्चुअली, एंड बट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, बहुत मजा आया। और ऐसा ग्रे एक- कैरेक्टर है, बहुत ही ग्रे भी है, फ्लैम्बॉयंट भी है, बहुत एक जैसे एक चेस प्लेयर, एक ग्रैंड मास्टर जो होता है उस तरह का एक इंटेलिजेंस और क्विक डिसीजन मेकिंग, एक बहुत ही अलग तरीके का फीमेल कैरेक्टर प्ले करने को मिला, जो बहुत कम आता है हमारे करियर्स में, यू नो। एंड ट्रूली वो दिखने में जो हैं वो हैं, और यू नो जैसे उनको उनकी ड्रेसिंग है, उनका लाइफस्टाइल है, यू नो शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ब्लेंडिंग इन, वो चाहती हैं कि वो अपने आप को एक तरीके से रखें। आई थॉट दैट वे, दैट वाज अ कॉन्शियस चॉइस, यू नो, फॉर हर कैरेक्टर. But I feel like she is somebody who really just works like a man, thinks as fast, as ruthlessly, brutally, you know, बिल्कुल emotions को बिल्कुल दरकिनार करके, तो बिल्कुल वैसे ही फटाफट decisions, और very high stakes, मतलब वो she's somebody who's dealing with arms deals and all kinds of very high stake national security के threat के level की चीज़ें, और मुझे एक्चुअली उनका प्रोफेशन समझने में समय लग गया, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था ये करती क्या है, you know? मैंने तो क्या होता है ना, जब आपके पास ऐसे इंटेलिजेंट प्रोफेशंस वाले पार्ट्स आते हैं, आपको समझ नहीं आता, ऑनेस्टली पूछो कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं करती क्या हूँ मैं, यू नो, कि फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च अपने आप करी। भी आपका ऐसा ही कुछ था ना, लाइक हाँ, she makes things happen, हाँ. she can topple governments, she Yeah. can make arms deal, ऐसे बड़े बड़े चीजें करती है, तो जो रिक्वायरमेंट है वो है, तो टॉपल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं है। बहुत ही बड़ी चीज है ना, सोचना भी अपने आप के लिए खुद ही घबरा जाती हूँ मैं कि ऐसी चीजें करने में कैसे शुरू कहाँ से किया जाए, तो बहुत मजा आया। लेकिन रियली चलिए, फैमिली मैन आ रहा है, टाइम भी बहुत कम है, चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्योंकि साल खत्म हो रहा है, नेक्स्ट ईयर आना है, लेकिन इस साल बहुत सारे टॉपिक इंडस्ट्री में छाए रहे, चाहे वो मेंटल हेल्थ को लेके हो, चाहे फिक्स वर्किंग आवर हो, चाहे आपका वायलेंस इन सिनेमा हो, आप लोगों की क्या लर्निंग रही इस साल इस इंडस्ट्री से? कुछ नहीं, काम करते रहते काम हैं। कोई किसी का कुछ नहीं, बैठ के किसी के बारे में हम सोचते नहीं है। जिसको जो बोलना है, जिसको जो डिमांड करना है करे। मुझे जो डिमांड करना है मैं अपना मैं कर लेता हूँ डिक्की के साथ। मैं सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम लोग। वो फिक्स वर्किंग आवर नहीं चाहिए, फिक्स वर्किंग आवर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज मुझे बताइए, मतलब ये टू ईच देयर ओन है यार, मतलब मुझे फिक्स चाहिए कि नहीं चाहिए सब नहीं होता है। जब बॉडी जवाब देने लगता है, यू गो टू योर डायरेक्टर जस्ट से कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा, ही अंडरस्टैंड्स। आई मीन इनवेरिएबली इन मेनी टाइम्स माय डायरेक्टर्स अंडरस्टैंड कि यार हाँ भाई इसको काम कराएंगे इसको। ही इज नॉट समबडी हु was 20 years old, 25 years old. Now if he's saying that he's exhausted and he wants to rest, let him go rest. If the schedule allows. Yeah. हाँ, नहीं तो फिर कहते जा करके बाहर में सो जाओ, हम आराम से बुलाएंगे आपको। But I understand what you're saying. As a producer, I can also say that कि खाली यही इंडस्ट्री है जहाँ पे 12 आवर वर्किंग डे होता है, एटलीस्ट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, एंड बाकी सब जगह बैंक जॉब्स में हर जगह 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स होता है। और बॉम्बे जैसे सिटी में 12 आवर वर्किंग डे मतलब लोकेशन जाने में आने में 2 घंटा और जाता है। बिल्कुल। तो हाँ, मतलब अगर बट इट इज़ नॉट अ डिसीजन वन पर्सन कैन मेक। मतलब मैं ऐसे डिसाइड नहीं कर पाऊँगा कल कि हम 8 घंटे ही शूट करेंगे, बिकॉज वो बजट अलाउ नहीं करेगा। पूरा इंडस्ट्री का नॉर्म है 12 आवर्स, सबका पेमेंट रेट्स, यूनियन रूल्स सब ऐसा स्केड्यूल्ड है। तो हम 8 घंटे ही करेंगे तो स्टूडियो बोलेगा कि
4 घंटे क्या कर रहे, सो रहे क्या, इट विल बिकम दैट. Yeah. So I think, but as a system, agar if everybody comes together and makes things little lighter, little easier, that will be a great thing. Because I also personally feel that as an industry, we are the hardest working industry. That's true. And facilities, ये सब होना चाहिए, सबको safety facilities ये सब provide करना है. Of course, for all the workers, for all the bottommost workers as well, that is a given. वर्किंग आवर्स भी अगर थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, उनका रूल्स होना चाहिए कि इतने आवर्स काम करो, इतना टर्न अराउंड दे दो, आज ये इतने बजे रैप किया तो कल इतना टर्न अराउंड दे के ही स्टार्ट करो. जहाँ तक हो सकता है हम मैक्सिमम फॉलो करते हैं. आई मीन हम ऐसे पागल जैसे शूट नहीं करते हैं कि सुबह स्टार्ट किया तो कब एंड होगा, ऐसा नहीं करते हैं. 12 आवर शिफ्ट है, वो अलाउड है तो हम 12 आवर्स ही करते हैं. ज़्यादा जा रहे हैं तो ओवर टाइम भी जाता है कभी कभी, बट नेक्स्ट डे ब्रेक भी देते हैं, टर्न अराउंड, वो सब हम थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं. एटलीस्ट फ्रॉम माई कंपनी आई कैन से दैट. बट अगर रोज रिलैक्स होंगे तो स्केड्यूल ही थोड़ा रिलैक्स होगा एज एन इंडस्ट्री वाइड थिंग, देन आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू वोट फॉर इट. मनोज जी आप कुछ कह रहे नहीं, मतलब कुछ अगर 70-75 साल का है वो, तो आप जब उसको कास्ट करते हो तो आपको पता है कि यू हैव टू कंसीडर दोस थिंग्स. इफ अ वुमन is say 3 months pregnant and 4 months pregnant, so you consider all of that. मतलब इसलिए मैंने कहा कि to each their, जिसकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से प्रोडक्शन जो है वो एडजस्ट कर लेता है. मैंने नहीं देखा है कभी इस तरह से, कभी किसी को मना करते हुए, कभी नहीं. अब जैसे कि मैं उस दिन गया KBC पे, मिस्टर बच्चन, आई मीन ही वाज वर्किंग and he shot 3 episodes. तो वो क्या करते थे कि वो आते हैं, एक एपिसोड शूट करते हैं, देन KBC वाले उनको 4 घंटे का ब्रेक देते हैं. So he goes inside his van, he rests, he does whatever he wants to do, then he comes out, still he is shooting 3 episodes. Wow. है ना. तो वो अब ये कल को कहेंगे यार मैं 2 एपिसोड ही शूट करूँगा, तो कोई कैसे मना करेगा, बिकॉज यू कांट स्ट्रेच somebody's limit. है ना. नम्रता आप कुछ कह रही थी आपने? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ. आई थिंक सब्जेक्टिव है और एक बहुत ज़्यादा लंबी कॉन्वर्सेशन है, और हम सिर्फ एक्टर्स और एट अ प्रिविलेज लेवल इस चीज़ की बात करें. आप इसकी तय में जाएं तो देर आर आर्ट डिपार्टमेंट्स, लाइट बॉयज, there's so much else that goes on that can be much better always. So that's a developing, evolving process. कुछ systems हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, उनको भी change होने में for the better या whatever will take time. अब और दूसरा क्या है कि आपकी यूनियंस, हमारे यहाँ पे यूनियंस हमारे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअलिस्टिक नहीं, मतलब पावरफुल नहीं उस तरीके से. अब US में, यूरोप में, द यूनियंस टुगेदर दे मेक अ रूल, और उस रूल को आप कोई भी यूनिट तोड़ नहीं सकता. अब भले ही मेरा मन कर रहा है कि यार DK यार 6 बज गया, लेकिन यार आई वांट टू शूट 1 more scene, आई फील लाइक डूइंग दैट, वहाँ पे आप नहीं कर सकते. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ सर, कि मैं जब बाहर काम करती हूँ तो वहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको मील पेनल्टी कहा जाता है, कि अगर आपका लंच टाइम 1 बजे है और शूटिंग डिले हो गया, उसकी वजह से 1 घंटा और बढ़ गया, आपको 2 बजे लंच मिला, तो वो 1 घंटे का फाइन लगता है. और वो एक्टर्स को भी मिलता है, प्रोडक्शन से मिलता है, एवरीबडी, आर्ट डिपार्टमेंट, डायरेक्टर्स, एवरीवन गेट्स दैट. तो वो एक चीज़ है जिसको, वो एक डिस्करेजिंग एक उन्होंने फैक्टर डाला हुआ है, वो यूनियन लेड डिसीजन है. You see, so it's a system, like it's not just benefiting one person, or there is no hierarchy. मुझे हायरार्की से ज़्यादा तकलीफ है एक्चुअली. वहाँ पे मुझे समझ नहीं आता खाना क्यों अलग, उठना बैठना क्यों अलग, वो सारी चीज़ें बहुत बहुत लंबी बात है. इट्स एक्चुअली एन एंटायर एक सेपरेट इंटरव्यू करना पड़ेगा आपको. बिल्कुल. ये फैमिली आपने फंसा दिया. मुझे पता है कि इसी का क्लिकबेट लगाओगे. नहीं, बहुत प्रॉमिसिंग है. मैंने पहला एपिसोड देखा, मैंने पहले कहा इट्स वेरी प्रॉमिसिंग है, और मेरे बेस्ट विशेस हैं आपके 2 सीजन हिट रहे हैं और ये उससे ज्यादा हिट हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू.